अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रिजवान हफीज़ और पिछली वीडियोस में हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे। कैंसर के हॉल मार्क्स के ऊपर मैं बड़ी डिटेल से बात कर चुका हूँ और उनके जेनेटिक एस्पेक्ट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर स्प्रेसिस जीन्स का भी इंट्रोडक्शन कर चुके हैं और प्रोटो ऑन्कोजीन्स की मैं बड़ी डिटेल से अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स सारी मैं ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स, उसके अलावा MYC जीन, रास जीन, ये सारी जो हम इनकी बात हम कर चुके हैं। ठीक है, तो मैं ज़रा एक मिनट में ना प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर स्पेसिफिक जीन को समराइज करता हूँ। फिर कुछ बच्चे जो है क्वेश्चन पूछ रहे थे कि ऑन्कोजीन्स क्या होती हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन्स और ऑन्कोजीन में फ़र्क है, उसको भी मैं ज़रा भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देन हम बात करेंगे, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्यूमर स्पेसिफिक जीन, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सेल साइकिल की तरफ आ जाए कि G1 फेज में वो तमाम एंजाइम्स बनेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। मतलब उन एंजाइम्स की, प्रोटीन्स की जो भी जीन्स होंगी वो एक्सप्रेस होंगी कहाँ पर, G1 फेज में। और वो एंजाइम्स क्या करेंगे, दे विल टेक पार्ट इन द सेल रेप्लिकेशन, यानी कि दे विल टेक पार्ट इन एस फेज। एस फेज में डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना। ठीक है, तो इसका मतलब G1 फेज में जितने भी एंजाइम एक्सप्रेस होंगे दे विल हेल्प इन द एस फेज, वो सेल की डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करेंगे। सही है। अब फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लें ये वो जीन्स हैं। ठीक है, ये वो जीन्स हैं, जब ये एक्सप्रेस होंगे तो ये डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करेंगी, डीएनए की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करेंगी, सेल को प्रोलिफरेट कराने में, सेल डिवीजन में हेल्प आउट करेंगी ये वो जीन्स। सही है। हमने ऐसा पढ़ा था कि कुछ जीन्स ऐसी होंगी, सेट ऑफ जीन्स, जो इन जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन को, एक्सप्रेशन को इनहेंस करेगा। इसका मतलब अगर वो इनकी ट्रांसक्रिप्शन को, इनके एक्सप्रेशन को एनहेंस कर रहा है, इसका मतलब वो G1 फेज से एस फेज की तरफ लेके जा रहा है सेल साइकिल को। सेल साइकिल को G1 फेज से एस फेज की तरफ लेके जा रही है वो जीन्स या उनके प्रोडक्ट, उनकी प्रोटीन्स। ऐसे ही है। तो ऐसी जीन्स जो इनके ट्रांसक्रिप्शन को, एक्सप्रेशन को बढ़ाते हैं और सेल साइकिल G1 से एस फेज की तरफ लेके जाते हैं, ऐसी जीन्स को हम कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ना व्हाट आर ऑन्कोजीन्स, हमने एग्जांपल पढ़ी है प्रोटो ऑन्कोजीन्स की। हमने पढ़े जी ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स पढ़े, हमने रास प्रोटीन पढ़ी, MYC प्रोटीन पढ़ी, CDK पढ़ा, साइक्लिन पढ़ा। तो बेसिकली ये सारी प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स, द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर कॉल्ड एज ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स के अंदर जब म्यूटेशन हो जाएगी, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, नॉट लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, मैंने बताया था प्रोटो ऑन्कोजीन्स में जब गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगी, यानी कि उनका फंक्शन बढ़ जाएगा, तभी बात कैंसर की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन ने बेसिकली क्या करना है, इन जीन्स के एक्सप्रेशन को बढ़ाना है। तो अगर इनका फंक्शन और ज्यादा बढ़ जाए तो एक्सप्रेशन और ज्यादा होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन और ज्यादा बढ़ेगी, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, सेल प्रोलिफरेशन और ज्यादा होगा और बात कैंसर की तरफ चली जाएगी। सही है। तो इसका मतलब कि जितना ज्यादा ये इनका फंक्शन बढ़ेगा उतनी ज्यादा जो है वो कैंसर की तरफ बात जा सकती है। सही है। सो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैन लीड टू द कैंसर एंड द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर कॉल्ड एज ऑन्कोजीन्स। जब इनकी म्यूटेशन हो जाती है तो उनको हम ऑन्कोजीन्स कहते हैं। रास जीन इज अ प्रोटो ऑन्कोजीन, द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ रास इज कॉल्ड एज अ एग्जांपल ऑफ ऑन्कोजीन्स। MYC प्रोटो ऑन्कोजीन, म्यूटेटेड MYC ऑन्कोजीन्स। सही है। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि जब प्रोटो ऑन्कोजीन्स ने सेल की रेप्लिकेशन, सेल साइकिल स्टार्ट तो कर दिया, अब सेल रेप्लिकेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, भैया वो कहीं ना कहीं ब्रेक भी तो लगानी है, उसको रोकना भी तो है डिवीजन को, उस प्रोलिफरेशन को, वरना तो सेल डिवाइड होता जाएगा और बहुत ज्यादा नंबर बन जाएंगे। सो देयर आर सम मॉलिक्यूलर ब्रेक्स एज वेल, जो कि अब रोक देती हैं कुछ टाइम के बाद, डिपेंडिंग ऑन द सिग्नल्स, वो क्या करती हैं, फर्दर सेल साइकिल को रोक देती हैं, सेल डिवीजन को रोक देती हैं। तो ऐसी सेट ऑफ जीन्स को हमने क्या कहा था जी, दे आर कॉल्ड एज ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स। ट्यूमर स्प्रेसर जीन बेसिकली दे गिव नेगेटिव सिग्नल टू दीज सेट ऑफ जीन्स, जो कि G1 से एस फेज में लेके जाते हैं सेल को, उनको इनहिबिट करती हैं। जब वो इनहिबिट हो जाएगा तो डीएनए की रेप्लिकेशन वगैरह नहीं होगी, सेल प्रोलिफरेशन रुक जाएगी, और ऐसी जीन्स को हम क्या कहते हैं, ट्यूमर स्प्रेसर जीन। एंड दिस इज आल्सो अगेन अ ग्रुप ऑफ जीन, ये कोई एक जीन्स नहीं है, बहुत सी जीन्स है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिखी, इसके अलावा भी और बहुत सी जीन्स है। सही है। कुछ एग्जांपल जिनमें हम आज हम डिस्कस करेंगे ट्यूमर स्प्रेसर जीन को। देखिए, ट्यूमर स्प्रेसर का मतलब ये नहीं है कि वो कैंसर को रोकते हैं, ट्यूमर को रोकते हैं। ठीक है, ये लेटर ऑन बाद में जब हमने कैंसर के अंदर देखा तो इनके अंदर म्यूटेशन निकली, तो फिर हमने इनको ट्यूमर स्प्रेसर जीन का नाम दिया। लेकिन असल में वो जीन जो सेल की प्रोलिफरेशन या सेल डिवीजन को रोकती हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूमर स्प्रेसर जीन्स। एंड जीन्स जो कि प्रोलिफरेशन को, डीएनए की रेप्लिकेशन को, सेल डिवीजन को एनहेंस करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी,
प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ये थोड़ा सा फर्क है, सही है। इनके अंदर जब फंक्शन बढ़ जाएगा इनका तो ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन होगी। सो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इन द प्रोटो ऑन्कोजीन्स कैन लीड टू द कैंसर एंड सिमिलरली ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का अगर फंक्शन कम हो जाए, इसका मतलब आप वो ब्रेक्स नहीं लगा सकेंगी। जब कार की ब्रेक नहीं लगती तो वो तेज़ी से चलती जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है, और वो एक्सीडेंट ही बेसिकली कैंसर है। तो ये बेसिकली ब्रेक्स है। अगर इनके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, नॉट गेन ऑफ फंक्शन, ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन होना चाहिए, इनके अंदर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होना चाहिए। इनका अगर फंक्शन लॉस हो जाए, अब वो मॉलिक्यूलर ब्रेक्स काम नहीं करेंगी, अब वो सेल की प्रोलिफरेशन जब रुकनी चाहिए थी नहीं रुकेगी, तो वो प्रोलिफरेशन बढ़ती बढ़ती बात जो है वो कैंसर की तरफ चली जाएगी, ठीक है, नियोप्लेजिया की तरफ चली जाएगी। क्लियर? ओके, अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल जो मैं डिस्कस करूंगा जिसमें रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन है और जीन, उसकी जीन P53 जीन, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर है, GTPase है, APC है, ये सारी जीन्स की हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ना RB प्रोटीन की बात करते हैं, RB जीन्स। ठीक, ये कैसे ट्यूमर सप्रेसर है? देखो, मैंने कहा था कि ये जो सेट ऑफ जीन्स है, ये जब एक्सप्रेस होगा तो DNA की रेप्लिकेशन होगी, ऐसे ही है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है दैट इज E2F। E2F इज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि इनके एक्सप्रेशन के लिए बड़ा जरूरी है। और E2F जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, इट्स अ फैमिली ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो कि बहुत सी प्रोलिफरेटिव जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, उनको एक्सप्रेस कराने में हेल्प करता है। कौन जी? E2F, सही है। अब क्या होगा, ये जो E2F ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, ये बेसिकली इन जीन की ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प आउट कर सकता है, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, क्योंकि ये जो कैंसर था उसके अंदर डिस्कवर हुई थी, उसकी बेस पे इसका नाम रख लिया गया रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। ठीक है, आरबी प्रोटीन, ऑब्वियसली इसकी जीन होगी आरबी जीन, जो एक्सप्रेस होगी तो आरबी प्रोटीन बनेगी। अब ये आरबी प्रोटीन क्या करती है, इन E2F फैक्टर को पकड़ के रखती है, बाइंड करके रखती है, उनके साथ अटैच होकर रहती है। एक्टिव, जब ये एक्टिव होती है ना तो अटैच होकर रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये E2F को अपना काम नहीं करने दे रही, इन जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं कराने दे रही। जब ये E2F इनकी ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि सेल एक्स फेज की तरफ नहीं जाएगा। सो बेसिकली आरबी जो जीन है, आरबी प्रोटीन है, वो बेसिकली ग्रोथ को इनहिबिट कर रही है, ज्यादा कर रही है, प्रोलिफरेशन को रोक रही है या बढ़ा रही है? ऑब्वियसली रोक रही है। क्यों? क्योंकि वो जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए थे जीन के एक्सप्रेशन के लिए, उसको तो वो पकड़ के बैठी हुई है कि भाई मैंने नहीं जाने देना तुम लोगों को एक्सप्रेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं जाने देना। तो जब वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं जाएगा तो बाद G1 से एस फेज की तरफ कैसे जाएगी? सेल साइकिल कैसे स्टार्ट होगा? नहीं हो सकता ना। तो बेसिकली ये आरबी जो जीन है ये इन E2F फैक्टर को पकड़े हुए, रोके हुए है, सही है। सो हमने भी बात क्या की थी, वो जीन्स जो कि सेल प्रोलिफरेशन, सेल डिवीजन को रोकती है, वो प्रोटॉन को जीन होगी या ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी? ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी। सो इस आरबी प्रोटीन की जो जीन है, आरबी जीन, वो ट्यूमर सप्रेसर होगी या प्रोटॉन को जीन्स होगी? ऑब्वियसली ट्यूमर सप्रेसर होगी। क्यों? क्योंकि वो इस इन जीन के एक्सप्रेशन को रोक रही है, वो G1 से एस फेज की तरफ जाने को रोक रही है, सेल साइकिल को रोक रही है। तो इसका मतलब दिस इज ट्यूमर सप्रेसर जीन, सही होगी बात। बट व्हेन इट गेट फास्फोराइलेटेड, जब इस पे बहुत से फास्फेट ग्रुप लग जाते हैं ना, PO4-3 ग्रुप, इसके अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है ना, तो डिफरेंट अमाइनो एसिड जो है फास्फेट ग्रुप को जब अटैच कर देते हैं, जब ये पॉलीफास्फोराइलेटेड हो जाती है, बहुत से फास्फेट ग्रुप इस पे लग जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन क्या हो जाती है, ये इनएक्टिव हो जाती है। ये प्रोटीन क्या होती है? इनएक्टिव होती है, सैड होगी। अब ये इनको छोड़ देती है, इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को छोड़ देती है। अब जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नाउ इज फ्री, ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जाएगा और इन जीन का एक्सप्रेशन करेगा। ठीक है, तो इनिशियल फंक्शन उसका क्या था, उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रोक के रखना था। सो दिस इज द रीजन कि वो ट्यूमर सप्रेसर जीन थी। लेकिन जब वो ये CDK एंजाइम, साइक्लिन वगैरह की मदद से जब उसकी फास्फोराइलेशन होगी तो क्या होगा कि वो इनको छोड़ देगी और जो है वो बात प्रोलिफरेशन और सेल डिवीजन होगी। अब देखें, ये CDK ने क्या किया, इसकी फास्फोराइलेशन कराई तो E2F ने क्या किया, इनकी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट की और सेल साइकिल था वो G1 से एस फेज की तरफ चल पड़ा। ठीक है, ट्रेन चल पड़ी सेल डिवीजन वाली। ठीक, अब क्या हुआ, ये प्रोटीन बेसिकली प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं या इनहिबिट कर रहे हैं? ऑब्वियसली बढ़ा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि इन्होंने इसको फास्फोराइलेट कराया, इसको इनएक्टिव कराया, इसको हटा दिया और प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर दी। किसने? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ने। तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या हुआ? प्रोटॉन को जीन्स हुआ या ऑन्कोजीन्स हुआ? ऑब्वियसली प्रोटॉन को जीन्स हुई। सही है। चल, ये तो बात होगी जी रेटिनो आरबी प्रोटीन्स की और आरबी जीन्स की कि ये ट्यूमर स्पेसिफिक जीन की पहली एग्जांपल हमने पढ़ ली। अच्छा, एक बात और बताऊं, ट्यूमर स्पेसिफिक जीन्स ना, जब तक दोनों एलील्स, हर जीन्स की एलील भी तो होते हैं ना, 2 क्रोमोसोम है। अब ये आरबी जीन्स यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी है। जब दोनों जीन्स में म्यूटेशन नहीं होगी ना जब तक, तो ये आरबी प्रोटीन नॉर्मल फंक्शन करती रहेगी। दोनों एलील के अंदर जब म्यूटेशन होगी तब उसका फंक्शन जो है वो खराब होंगे और वो काम करना छोड़ देगी। सही है। अच्छा, इस पॉइंट को बड़े गौर से सुनिएगा। अब बात करते हैं आरबी में म्यूटेशंस की। अब इसकी अगर म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हमने कहा था, ट्यूमर स्पेसिफिक जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होता है, वो कैंसर की तरफ लेके जाता है। अब यहाँ पर अगर म्यूटेशन हो गई, आरबी जीन में अगर म्यूटेशन हो गई, इसका मतलब इसका फंक्शन कम हो गया। इसका मतलब आप सीडीके नहीं है, वो फास्फोराइलेट नहीं करा रहा, उसके बावजूद कि वो अपना फंक्शन कम छोड़ चुकी है। उसका काम क्या था? E2F को पकड़ के रखना, लेकिन उसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुका है। अब वो E2F को इतना नहीं पकड़ सकती। जब वो इतना E2F को इतना नहीं पकड़ के रखेगी, अटैच नहीं करके रखेगी, तो विदाउट एनी सिग्नल फ्रॉम द सीडीके ये जो आरबी प्रोटीन है वो कराती रहेगी प्रोलिफरेशन। सो लॉस, जब वो प्रोलिफरेशन कराती रहेगी तो बात कैंसर की तरफ चली जाएगी। सो इट मींस लॉस ऑफ फंक्शन इन द ट्यूमर सप्रेसर जीन, जैसे कि आरबी जीन्स, कैन लीड टू द कैंसर, कैन लीड टू द कैंसर। अब यहाँ पर अगर गेन ऑफ फंक्शन हो जाए, वो तो बिल्कुल भी E2F को जाने नहीं देगा। जब बिल्कुल भी जाने नहीं देगा तो प्रोलिफरेशन सेल डिवीजन तो और ज्यादा कम हो जाएगी, तो बात कैंसर की तरफ नहीं जाएगी। तो इसका मतलब ट्यूमर सप्रेसर के अंदर हर तरह की म्यूटेशन कैंसर को लीड नहीं करती, सिर्फ लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन जो है वो कैंसर को लीड करती है। क्लियर बात? अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि दोनों जीन्स के, दोनों लीव्स के अंदर जब म्यूटेशन होंगी तो ही वो जो अपना काम करना छोड़ेगी ये आरबी प्रोटीन जो है। ठीक। अब तो उसकी बेस पे ना दो तरह के रेटिनोब्लास्टोमा की 2 टाइप्स हैं, एक हेरिडेटरी और एक स्पोरेडिक। उसमें होता क्या है कि हेरिडेटरी होता है कि बाय बर्थ आपका जो एक एलील है ना वो म्यूटेटेड होता है, लेकिन आप नॉर्मल होते हैं, यू आर नॉट कैंसर पेशेंट। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था जब दोनों के अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, दोनों ये रेड साइन को आप म्यूटेशन समझ लें। ठीक है, अभी एक के अंदर म्यूटेशन है, दूसरा आपका जो एलील पार्टनर है वो नॉर्मल है, तो इसका मतलब वो आरबी प्रोटीन नॉर्मली काम कर रही है। ठीक है, लेकिन किसी भी एक्सपोजर की वजह से, रेडिएशन की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से आपका दूसरा लील भी डैमेज हो गया। अब जो है दोनों लील डैमेज हो गया है, तो अब बात कैंसर की तरफ जा सकती है, अब आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हेरिडेटरी। स्पोरेडिक क्या होता है कि जिसमें आप एट द टाइम ऑफ बर्थ दोनों लील्स आपके नॉर्मल होते हैं, बट फिर आपको कुछ रेडिएशन का एक्सपोजर होता है, कुछ केमिकल की वजह से, किसी भी वजह से, कुछ ड्रग्स की वजह से आपका एक लील डैमेज हो जाता है, लेकिन फिर भी आप कैंसर के पेशेंट नहीं हुए, न्यूप्लेजिया आपको डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा लील आपका नॉर्मल है। लेकिन कुछ टाइम के बाद दोबारा से एक्सपोजर होता है और दूसरा लील भी डैमेज हो जाता है, अब आप कैंसर के पेशेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसको कहते हैं स्पोरेडिक। और ये देखिए इसमें आपको डबल म्यूटेशन चाहिए, तो ये इसकी ये बहुत रेयर है। ये थोड़ा सा अगर हम आरबी रेटिनोब्लास्टोमा की बात करें तो हेरिडेटरी जो रेटिनोब्लास्टोमा है वो कॉमन है, ये बहुत रेयर है, क्योंकि इसमें आपको एक म्यूटेशन से काम नहीं बनता, आपको दो दफा म्यूटेशन होना और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर, एक ही लोकस के ऊपर म्यूटेशन होना जरूरी है, तब जाके ये डेवलप होता है। सही है, चलें, ये तो हो गया आरबी प्रोटीन के बारे में। सही, अब बात करते हैं हमारी अगली प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड एज P53। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, गार्डियन ऑफ जीनोम कहते हैं इसको। ठीक है, बताता हूं मैं गार्डियन ऑफ जीनोम इसको क्यों कहते हैं, जरा इसको मिटा देते हैं। देखें, अगर हमारे डीएनए के अंदर कोई भी म्यूटेशन होती है, फॉर एग्जांपल आप यहां पर कोई म्यूटेशन हो गई, ठीक है, ये आगे लेके चलते हैं, ये ए है, सी है, जी है, टी है, सी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था जी, इसके अगेंस्ट होना चाहिए था, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर होना चाहिए था जी टी, जी, सी, टी के अगेंस्ट ए और सी के अगेंस्ट जी होना चाहिए था, बट मिस्टेकनली गलती होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी और सी के अगेंस्ट रख दिया गया जी ए। अब ये म्यूटेशन है, ठीक है, तो जैसे ही म्यूटेशन कोई होगी ना तो इस P53 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा। सबसे पहले जीन ATM जीन, ATM जीन का क्या काम होता है कि ये ATM जीन है ना,
ये रिकग्नाइज करती है किसी भी म्यूटेशन को, रिकग्नाइज किसी भी डीएनए डैमेज को रिकग्नाइज करती है, म्यूटेशन को रिकग्नाइज करती है, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड म्यूटेशन है या वो किसी बेस खराब होने की वजह से, कोई नाइट्रोजनस बेस की खराबी की वजह से म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन होगी, ये एटीएम उसको रिकग्नाइज करेगी और जितनी भी जो डीएनए रिपेयरिंग जीन्स हैं उनको एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, जैसे कि ये P53 हो गया, ब्रेस्ट कैंसर टाइप 1 जीन हो गई, ये दोनों इस, और जो हो गया नर जो मेथड है डीएनए रिपेयरिंग का, बर मेथड है जो डीएनए रिपेयरिंग का, उन सारे पाथवेज को एक्टिवेट कर देगी। ठीक है, डीएनए रिपेयरिंग के ऊपर हम कभी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम P53 की बात करते हैं। अगेन क्या हुआ जी, कोई म्यूटेशन हुई, इस एटीएम जीन ने क्या किया, उस म्यूटेशन को रिकग्नाइज किया, डीएनए डैमेज को रिकग्नाइज किया, ये काइनेजेस है। ठीक है, नाउ व्हाट विल इट डू, इट विल send signal and it will activate this P53 genes. ठीक है, so P53 protein will be formed. P53 protein will be formed. ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन के जरिए P53 प्रोटीन बन गई। अब P53 प्रोटीन जो है ना, ये दो काम करने वाली है। सबसे पहले तो ये सेल साइकिल को फौरन रोक देगी। भाई अभी आपने सेल साइकिल रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करनी, क्योंकि मुझे मैसेज मिला है एटीएम जीन से कि ड्यूरिंग रेप्लिकेशन कहीं ना कहीं म्यूटेशन हो गई है, तो आप लोग रुक जाएं, मुझे सबसे पहले म्यूटेशन को दूर कर लेने दें, जब म्यूटेशन सही होगी तो रेप्लिकेशन दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला काम क्या करेगा कि डीएनए की रेप्लिकेशन को, सेल साइकिल को रोक देगा। ठीक है, कैसे रोकेगा, P53 एक और जीन को एक्टिवेट कराएगा। ध्यान से बैठिएगा, ये बड़ी जबरदस्त बात करने वाली, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाली। CDKI, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर्स, इस जीन को एक्टिवेट कर देगा। जब इस ये जीन एक्टिवेट होगी तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जी, प्रोडक्ट बनेगा जी CDKI प्रोटीन बनेगी। अब CDKI प्रोटीन क्या करने वाली है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर, इसका मतलब वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को रोकने वाली है। इसका मतलब ये जाएगा और इस साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को रोक देगा। तो जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज रुक गई तो अब आपको लगता है कि ये फास्फोराइलेशन करा सकेगा इसकी? जब इसकी फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो ये अब जो है वो E2F को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि E2F को तभी छोड़ेगा जब इसकी फास्फोराइलेशन होगी। लेकिन CDK तो ब्लॉक हो चुका है, जब वो ब्लॉक हो चुका है तो अब फास्फोराइलेशन नहीं होगी। जब फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो ये दोबारा से E2F को पकड़ लेगा। जब E2F पकड़ा गया तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है और G से S फेज की तरफ डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो भी रुक जाएगा। और यही जो ये चाहता था कि सबसे पहले इसने क्या किया जी, फर्दर ट्रांसक्रिप्शन सेल साइकिल को रोक दिया। कैसे जी, CDK को एक्टिवेट करा के, CDK जीन्स को एक्टिवेट करा के, सही है, उनका एक्सप्रेशन इंक्रीज करके। पॉइंट नंबर 1। दूसरा क्या करेगा, डीएनए रिपेयर जीन्स, लेट मी मेक इट हियर। ठीक है जी, दूसरा ये भेजेगा जी डीएनए रिपेयर जीन्स। डीएनए रिपेयर, देखो ये ऑब्वियसली सारी जीन डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन हमने जरा समझने के लिए एक ही बड़ा सा डीएनए बना दिया। अब डीएनए रिपेयर जीन्स, ये जो डीएनए रिपेयर जीन्स है ये क्या करने वाली है, डीएनए रिपेयर जीन्स बेसिकली करेंगे ये, यहां पर आएंगे और इस रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को उतारेंगी। ठीक है, अपने डीएनए रिपेयर प्रोडक्ट्स के जरिए, एक्सोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस के जरिए। ठीक है जी, बेस एक्सेजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सेजन रिपेयर, डिफरेंट मैकेनिज्म है ना रिपेयर के, कोई भी मैकेनिज्म एक्टिवेट करा के इसको सही करेंगे और सी के अगेंस्ट दोबारा जी को प्लेस करके सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या किया इसने पहले, सेल साइकिल को रोक दिया, फिर डीएनए रिपेयर जीन को एक्टिवेट कराया और कहा कि डीएनए की रिपेयरिंग करो। जैसे ही डीएनए की रिपेयरिंग हो जाएगी, डीएनए की रिपेयरिंग हो जाएगी, अब ये जो एटीएम है ये क्या करेगा, अब ये इसको फर्दर सिग्नल भेजना बंद कर देगा, फर्दर सिग्नल भेजना बंद कर देगा। जब ये फर्दर सिग्नल नहीं भेजेगा तो उसे पता चल जाएगा कि डीएनए की अब जो है वो रिपेयरिंग की जरूरत नहीं है, अब रिपेयरिंग हो चुकी है। तो क्या होगा, ये अब एक और प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा, सॉरी एक जीन को, MDM2 जीन्स। जब ये P53 MDM2 जीन्स को एक्टिवेट कराएगा तो MDM2 जीन्स बेसिकली क्या करेगी, इस P53 प्रोटीन को डिस्ट्रॉय कर देगी, P53 जीन्स को
डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि डीएनए रिपेयरिंग हो चुकी है ना, अब इसकी जरूरत ही नहीं है। जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा ये इसको सिग्नल जाना बंद हो जाएगा और सीडीके की जो प्रोडक्शन है वो भी रुक जाएगी और ये अपना दोबारा काम शुरू कर देगा और सेल साइकिल दोबारा चल पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हमने मशीनरी रोकी थी, रिपेयरिंग करके हमने मेन स्विच दोबारा ऑन कर दिया, भी चलो जी डीएनए की एप्लीकेशन स्टार्ट कर दो। सही होगी बात? ओके, अब एक और बात होगी, एज्यूम ये करते हैं कि वो म्यूटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन है और वो डीएनए रिपेयरिंग जो जीन्स हैं वो नहीं सही कर पा रही। डीएनए रिपेयरिंग जिसने ट्राई किया लेकिन वो म्यूटेशन सही नहीं हो रही। अब क्या होगा? अब ये एक और जीन्स को एक्टिवेट कराएगा। हमने पढ़ा था पिछले क्लास में भी और इससे पहले भी एक दो दफा मैं जिक्र कर चुका हूं कि हमारे पास दो तरह की जीन्स होती हैं। एक को हम कहते हैं जी प्रो एपोप्टोटिक जीन्स और एक को हम कहते हैं जी एंटी एपोप्टोटिक जीन्स। प्रो एपोप्टोटिक जीन्स मतलब डेथ जीन्स, दे आर बेसिकली डेथ genes, they will induce apoptosis, programmed cell death. Anti-apoptosis, life genes, they will induce life, they will promote life, they will make the cell alive, सेल को जिंदा रखेंगे। ये वाली जीन सेल को मार देंगी, ठीक है। बैक BCL2 पाथवे, मैं उस पाथवे में डिटेल में नहीं जाना चाहता, पर चले मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेकिन किसी और वीडियो में उसको ज़रा डिस्कस करेंगे, बात ज़रा लंबी हो जाएगी एपोप्टोसिस की अगर हमने बात की तो, ठीक। अच्छा, इसका मतलब जब डीएनए रिपेयरिंग नहीं हुई तो ये जो प्रो एपोप्टोटिक पाथवे है, सेल डेथ पाथवे है, बैक और बैक्स पाथवे जो है, बैक एंड बैक्स पाथवे, ये क्या करेंगे? ये जो है ये सेल डेथ कॉज कर देंगे, सेल की एपोप्टोसिस करवा देंगे बाय एक्टिवेटिंग द कैस्पेजेस। मैं एपोप्टोसिस के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैस्पेजेस क्या होती हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे, मैं जरा आपको डिटेल से समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम जरा इसको सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि पहले वो इसको एक्टिवेट कराएगा, डीएनए रिपेयरिंग करवाएगा, डीएनए रिपेयरिंग होगी, इसको रोक देगा। दूसरा, अगर डीएनए रिपेयरिंग नहीं होती तो वो एपोप्टोटिक पाथवेज को एक्टिवेट करा के सेल की डेथ करवा देगा, सेल की डेथ करवा देगा और सेल डेथ हो जाएगी। सही है नहीं? सो दिस विल बी कॉल्ड एज दिस इज बेसिकली फंक्शन ऑफ P53 प्रोटीन्स। सही होगी बात? चले, yeah, okay, हो गया। Now let's talk about, we have talked about the RB genes, we have talked about the P53 genes. Okay, for example, it means P53 is basically tumor suppressor genes. क्यों? क्योंकि वो सेल को डेथ की तरफ लेके जा रही है, सेल साइकिल को रोक रही है, सेल साइकिल को। दिस इज द रीजन P53 is also called as guardian of genome. गार्डियन ऑफ जीनोम। पहला काम क्या? गार्डियन मतलब पूरे जीनोम की हिफाजत कर रहा है। म्यूटेशन हो गई, म्यूटेशन दूर करेगा, सेल साइकिल रोकेगा, म्यूटेशन दूर करेगा, नहीं हो रही सेल को मार दो, क्योंकि मैंने पहले हाल मार के मैं बताया था कि भाई अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो सेल डेथ करवा दो, तब भी कैंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तीनों काम एक ही जीन करवा रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? गार्डियन ऑफ जीनोम, पूरे जीनोम की हिफाजत करने वाली जीन। तो यस इट डू। अब इसके अंदर अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, ट्यूमर सप्रेसर जीन है ना, और ट्यूमर सप्रेसर जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन ऐसी होती हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकती हैं। अगर इस P53 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगी तो क्या होगा? अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगी, ना तो इस सेल साइकिल को रोक पाएगी, वो भी चलता रहेगा, और म्यूटेटेड फॉर्म में जो है वो आगे जाती रहेगी और बाद कैंसर की तरफ चली जाएगी, ठीक। ना ही वो म्यूटेशन सही कर पाएगा, तो वही दोबारा म्यूटेटेड फॉर्म आगे ट्रांसफर होती जाएंगे डॉटर सेल्स के अंदर और बाद कैंसर की तरफ चली जाएगी। और ना ही वो सेल को डेथ करवा पाएगी, एपोप्टोसिस भी नहीं करवा पाएगा, ठीक है। चौथा हॉलमार्क हमने पढ़ा था कि कैंसर सेल के अंदर जो एपोप्टोसिस कराने की सेल डेथ की कैपेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, वो उनकी लाइफ बढ़ जाती है। सो ऑब्वियस इसकी लाइफ बढ़ गई, अब ये खराब है, डैमेज है, लेकिन बढ़ता जा रहा है और बात कैंसर की तरफ जाएगी। हालांकि जो डैमेज सेल है उसको तो मर जाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मर पा रहा? इस P53 के अंदर म्यूटेशन हो गई है। कौन सी थी? लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो चुकी है, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ठीक है। CDK की बात भी कर ली कि उन्होंने इसको रोकना है, ठीक है, उन्होंने डीएनए की प्रोलिफरेशन को रोकना है। तो ऑब्वियसली अगर वो डीएनए की प्रोलिफरेशन को रोक रहे हैं, सो दे आर बेसिकली ट्यूमर सप्रेसर जीन, और अगर इनमें म्यूटेशन होगी, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, तो अब ये इसको नहीं रोक पाएंगे, तो ये कंटिन्यूसली वो आरबी प्रोटीन को इनएक्टिव करेगा, E2F अपना काम करता रहेगा और सेल रेप्लिकेशन प्रोलिफरेशन की तरफ बात जाती रहेगी, और अगेन जो है वो इसके अंदर भी जो लॉस ऑफ फंक्शन है वो भी कैंसर की तरफ जा सकता है। सही। नेक्स्ट जीन है जी
GTPase जीन, GTPase, इसको समझने के लिए ना आपको दोबारा रास पे हम चलते हैं। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि जब ग्रोथ फैक्टर अपने ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर पर एक्ट करेगा, रास प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी। जब रास प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी तो जीडीपी उतर जाएगा, जीडीपी उतर गया और जीडीपी लग गया। जब जीडीपी लगा होता है तो ये प्रोटीन एक्टिव नहीं है, जीटीपी लगा होता है प्रोटीन एक्टिव है, और ये आगे सिग्नल ट्रांसड्यूस करेगी। और एमवाईसी जो प्रोटीन है, जो कि ग्लोबल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, जो बहुत सी प्रोलिफरेटिव जीन को एक्टिवेट करने वाले है, इसको आगे एक्टिवेट करेगी। सही है। अब क्या होगा, जैसे ही ये ग्रोथ फैक्टर ग्रोथ हार्मोन इस रिसेप्टर पे बाइंड करता है ना, जीडीपी उतर जाता है, जीटीपी लग जाता है। लेकिन अब ये जीटीपी सारी जिंदगी लगा नहीं रहेगा, वरना तो सिग्नल जाता रहे, प्रोलिफरेशन होती रहे होती रहे होती रहे। तो क्या होगा, नेचुरल मैकेनिज्म, यहां पर एक एंजाइम होता है, जीटीपीएस, जीटीपीएस फौरन से क्या करेगा, इस जीटीपी को एक फॉस्फेट तोड़ देगा और दोबारा से इसको जीडीपी में कन्वर्ट कर देगा और दोबारा इनएक्टिव होकर बैठ जाएगी, दोबारा से इनएक्टिव होकर बैठ जाएगी। अब जरा गौर से सोचो, ये जो जीटीपीएस है, इसने सेल प्रोलिफरेशन बढ़ाई या कम की? एमवाईसी क्या रिस्पॉन्सिबल थी? सेल की प्रोलिफरेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत सी प्रोलिफरेटिव जिनके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था। प्रोलिफरेटिव मतलब जिन्होंने प्रोलिफरेशन इंक्रीज करनी है, तो जब ये उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर था, इसका मतलब प्रोलिफरेशन बढ़ने वाली थी। लेकिन इस जीटीपीएस ने क्या किया, इस एमवाईसी को एक्टिवेट करने वाला जो पाथवे था उसको पहले रोक दिया। कैसे जी? इस रास प्रोटीन को इनएक्टिव करके। और इनएक्टिव कैसे किया? जीटीपी को कन्वर्ट करके दोबारा जीडीपी में। सो ये अब ये बेसिकली ग्रोथ को, प्रोलिफरेशन को रोक रही है, इनहिबिट कर रही है। तो जो जीन्स ग्रोथ को या प्रोलिफरेशन को रोकती हैं, वो ट्यूमर सप्रेसर जीन है या प्रोटोन को जीन्स है? ऑब्वियसली प्रोटोन को जीन है, सॉरी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। तो बिल्कुल ये जो जीटीपीएस है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी। ठीक है, तो यहां पर ये हम जीटीपीएस की जीन लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब अब इसका फंक्शन, फॉर एग्जांपल इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गई है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इसके अंदर हो गई है। अब अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गई या जीन डिलीशन होगी, मैं आगे जाके म्यूटेशन की टास्क की बात करूंगा। प्रोटोन को जीन में कौन सी म्यूटेशन है, ट्यूमर सप्रेसर में कौन सी म्यूटेशन होती है, सारे एग्जांपल के साथ बात करूंगा। अच्छा, जीटीपीएस का काम अगर कम हो गया, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से कम हो गया, इसका मतलब अब जो जीटीपी लगा है, अब ये उसको जीडीपी में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकेगी। जब कन्वर्ट नहीं कर सकेगी तो जो रास प्रोटीन की जो लाइफ है, लाइफ ऑफ रास प्रोटीन बढ़ जाएगी, वो एक्टिव रहेगी। जब वो ज्यादा एक्टिव रहेगी तो वो स्पॉन्टेनियस सिग्नल भेजती रहेगी। जब स्पॉन्टेनियस सिग्नल भेजती रहेगी तो जो एमवाईसी प्रोटीन है, इसकी फास्फोराइलेशन कराती रहेगी। जब इसकी फास्फोराइलेशन कराती रहेगी तो ये ज्यादा एक्टिव रहेगी। जब ये ज्यादा एक्टिव रहेगी तो ये जो प्रोलिफरेटिव जीन्स थी उनको ज्यादा एक्टिवेट करेगी, सीडीके को ज्यादा एक्टिवेट करेगी, साइक्लिन को ज्यादा एक्टिवेट करेगी, और वो तमाम जीन्स जो प्रोलिफरेशन में हिस्सा लेते हैं उनको एक्टिवेट करेगी। तो प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएगी और बात कैंसर की तरफ चली जाएगी। सो अगेन दिस इज द ट्यूमर सप्रेसर जीन, और इसके अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन कैन लीड टू द कैंसर। सही होगी बात। सो दीज आर सम जीन्स दैट कैन take part in the cancer. These are the examples of tumor suppressor gene. Let me talk about another protein that is called as APC gene. APC gene. APC gene is also example of tumor suppressor gene. So here is APC gene, adenomatous polypipus coli. Okay. Again, now what will happen? There is a very important protein, beta catenin, and this beta catenin is basically act as a transcription factor, for this MYC gene. Okay, it means this beta catenin is going to increase the transcription of this MYC gene. इसका मतलब कि ये जो MYC जीन की क्वांटिटी को, उसकी प्रोडक्शन को ज्यादा करेगी। जब आपको पता है कि MYC की प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो सेल प्रोलिफरेशन ज्यादा हो जाएगी, ऐसे ही है। तो ये जो APC जीन है, ये बेसिकली इस बीटा कैटानिन को इनहिबिट करती है, इसको ब्लॉक करती है, इसको रोकती है, इसको डिस्ट्रॉय करती है, इसको डिस्ट्रॉय कर देती है बीटा कैटानिन को। ठीक है, तो APC बेसिकली क्या कर रही है, बीटा कैटानिन को इनहिबिट करके MYC के एक्सप्रेशन को कम कर रही है। इसका मतलब प्रोलिफरेशन को कम कर रही है, सेल डिवीजन को कम कर रही है। तो जो चीज सेल डिवीजन प्रोलिफरेशन को रोकती है वो कौन सी जीन्स होती हैं? ऑब्वियसली ट्यूमर सप्रेसर जीन। तो ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी,
ये भी कौन सी जीन होगी जी, ट्यूमर सप्रेसर जीन होगी। इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन की। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट अगर दोबारा हमने कैंसर पे बात की तो हम दोबारा कुछ और एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में उम्मीद है कि आपके जो कॉन्सेप्ट से प्रोटोन जीन्स और ट्यूमर स्पेसिफिक जीन से रिलेटेड वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर अप हो गई होंगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि अगली वीडियो में उसको मैं आंसर भी करूँ, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और इसको शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर एंड देयर नॉमेनक्लेचर। थैंक यू सो मच।